हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR अकेडमी। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ है, हमने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग सोल्यूशंस को और आगे पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुके हैं, तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखिए सोल्यूशंस का, और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने बता दिए थे वो हमारे पास परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पूरे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कर लिया था। ठीक है, कुछ मतलब सिंबल्स वगैरह में मैंने बताए थे कैसे किसको हम लोग पूरे चैप्टर में ओवरऑल हम लोग किस सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा हुआ है, परसेंटेज बाय मास कवर कर लिया था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कवर कर लिया था। देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मतलब हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक दो न्यूमेरिकल मैं स्टार्टिंग से कराते चलूँगा आपको। उसके बाद भी जब हमारा चैप्टर एंड होगा तो टेक्स्ट बुक के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सारे कवर कर लेंगे। बट बीच बीच में भी जो फॉर्मूले बनेंगे उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एंड कर दिया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय मास। आज हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर है। मोल फ्रैक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो x से करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि हम लोग सॉल्यूट का ले रहे हैं या सॉल्वेंट का ले रहे हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि सोल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए, तब जाके हमारा सोल्यूशन बनता है। ठीक है, राइट। तो कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन हमको लिखना है तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल x से लिखेंगे हम लोग। बट अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, कोई भी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सॉल्वेंट को 1 के टर्म में लेंगे और सॉल्यूट को 2 के टर्म में। क्योंकि अगेन कोई भी सोल्यूशन जब बनता है तो सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा क्या होता है, कंपेरेटिवली सॉल्यूट के हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हमेशा रिप्रेजेंट करोगे x2 से और ये रिप्रेजेंट होगा x1 से। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन अगर एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने NaCl को पानी में डाल दिया। ठीक है, NaCl को पानी में डाल दिया तो Na प्लस और Cl माइनस डिसोसिएट करने लग जाता है। जैसे अगर हम लोग NaCl का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में तो हमने ऐसा सीखा है पहले से कि Na प्लस और Cl माइनस का कन्वर्जन हो जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में। बट क्या जितने हमने मॉलिक्यूल डाले हुए हैं क्या सबका हाइड्रेशन हो गया है क्या, तो आंसर है नहीं। अगर तुम 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो, ठीक है, पहली बात तो ये होती है कि अर्थ पे कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% नहीं होती है। ठीक है, 100% कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, उसमें से कुछ पार्ट हमेशा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं NaCl के तो ऐसा हो सकता है बहुत अच्छा अगर इलेक्ट्रोलाइट हो, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, फिर भी वो 99% ही डिसोसिएट करेगा, उसका स्टिल 1% हमेशा क्या होगा, बचा होगा। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कुछ Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलके क्या बना लेंगे सोल्यूशन में, NaCl। तो 100% डिसोसिएशन सॉल्युबिलिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, उनके कैलकुलेशन में हमेशा तुमको एरर मिलेगा। और ये चीज़ें शायद टीवी एडवर्टाइजमेंट वाले लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो जितने भी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो डेटॉल वेटॉल वाला ऐड देखा होगा ना, उसमें वो लोग क्या करते हैं, सारे कीटाणु मर गए फिर भी एक बच जाता है। ठीक है, क्यों, उसके पास ज़्यादा ताकत है क्या, बराबर। तो उनको पता है कि केमिकल रिएक्शन कभी भी 100% प्रोसीड नहीं करती है, बराबर। तो वो कभी 100% रिएक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। इसलिए कभी ना कभी अगर एकदम अच्छा भी केमिकल है अपने पास फिर भी वो 99% ही हम कंसिडर करके चलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का इससे क्या लेना देना है, मोल फ्रैक्शन मतलब होता है कि कितने मोल्स ऑफ फ्रैक्शन जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने NaCl डाला, ठीक है, 5 मोल डाला, मान लो 4.99 मोल्स उसके जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 0.1 मोल नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। तो मोल फ्रैक्शन क्या चीज हो गई, जितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन को प्रोसीड कर पा रहे हैं, दैट इज इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
तो अगर सॉल्वेंट का मोल लिखेंगे तो x1 हो गया, सॉल्यूट का लिख देंगे तो x2 हो जाएगा। ठीक है, मोल्स लिखना बताया था, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो, सॉल्यूट का अगर मुझे मोल्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा N2, सॉल्वेंट का लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे N1। इजी। ठीक है, अब करना क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हो तो N2, सोल्यूशन का मोल क्या हो जाएगा N1 प्लस N2, बराबर। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, अगर मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं तो N2 ऊपर लिखूंगा और अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2। ठीक है, और अगर मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ऊपर N1 आ जाएगा और ये नीचे N1 प्लस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिस चीज का तुम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हो तो सॉल्यूट ऊपर रख दो, अपॉन टोटल मोल्स नीचे रख दो। सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हो तो N1 ऊपर रख दो, N1 प्लस N2 नीचे रख दो। यहाँ तक चीजें समझ में आई। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मैं इस x1 और x2 को ऐड कर दूं, अगर मान लो x1 और x2 को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है N2 अपॉन N1 प्लस N2, बराबर है। तो फाइनली मिलेगा क्या, x1 प्लस x2 की अगर मैं वैल्यू करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है, ये चीजें सेम है तो ये क्या डिवाइड हो जाएंगी, x1 और x2 इज इक्वल टू 1। तो एक चीज तो एकदम दिमाग में बैठा लो कि कभी भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बोल दे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी किसके, 1 के। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए अपने को क्या याद रखना है, खाली देखो दो चीजें। सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बराबर। अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड करूं तो उसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मान लो तुमने मोल फ्रैक्शंस निकाले और वो मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सीधी सी बात है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन गलत होगा। तो चेक करने का बेसिकली एक तरीका है, नहीं होता है तो एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक किया करो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो उनका एडिशन कभी भी 1 के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर देखो कि हमको क्या दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैंने देखो सोल्यूशन के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले एक फॉर्मेट से उन चीजों को लिख लिया करो कि अपने को दिया क्या हुआ है और कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन है तो उसमें सीधी सी बात है सॉल्यूट होगा, कुछ उसमें सॉल्वेंट होंगे और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया होगा, कोई सोल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, चलो सॉल्यूट क्या है, सबसे पहले तो ये दिक्कत आती है। तो सॉल्यूट उसने क्या बोला है कि हम लोग मिथेनॉल को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, तो सीधी सी बात है सॉल्यूट अपने पास क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। और मिथेनॉल बोलते ही तुमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, CH3। सॉल्यूट अगर हम लोग देखें तो उसने मुझे सामने से क्या बोला है, मिथेनॉल, और मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CH3OH। ठीक है, सॉल्वेंट उसने क्या दिया हुआ है मुझे, वाटर। ठीक, तो चलो अब लिखना स्टार्ट करो। वाटर हो गया अपना H2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4.6 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है तो इसके वेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, W2 हमको दिया हुआ है कितना, 4.6 ग्राम, राइट है। नेक्स्ट सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है तो इसका वेट क्या हो जाएगा, W1 25.2 ग्राम, बराबर है। अब देखो मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा क्या था, उसने मुझे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन एंड वाटर। एक क्वेश्चन और एडेड है इसमें। सबसे पहले देखो अगर परसेंटेज बाय मास निकालना है तो ये सारे कैलकुलेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिए हैं। परसेंटेज बाय मास पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वेट, बराबर। सोल्यूशन का अगर हम लोग वेट निकालें तो कितना हो जाएगा, 4.6 प्लस 25.2,
बराबर, मतलब कितना हो गया 29.8 ग्राम। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोल रहा है, तो सॉल्यूट का वेट क्या कर दोगे, ऊपर रख दो सिंपल सा 4.6 अपॉन टोटल वेट, परसेंटेज निकालना है तो 29.8 इंटू क्या कर दोगे 100। बस इसको अपना सॉल्व कर दो, यहाँ से तुमको फर्स्ट वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड आंसर के लिए उसने मुझे बोला है कि मोल फ्रैक्शन बताओ, मीथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन बताओ और वाटर का भी। तो मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2 होता है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 होता है, बराबर है। तो x2 का फॉर्मूला क्या है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, और x1 का फॉर्मूला क्या है, N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, N1 और N2 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मोल्स क्या हो जाएगा N2 और इसके लिए मोल्स क्या हो जाएगा N1। कैसे निकालते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास कितना है 4.6 और मीथेनॉल का मोलार मास कितना हो जाएगा, देखो CH3OH कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 16 और +1। मोलार मास निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 12 + 3 + 16 16 30 हो गया, यहाँ से ये मिल गया अपने को 30, राइट। और अपॉन इसका मास कितना दिया हुआ है 25.2 अपॉन किसका, वाटर का मास। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे N2 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा N1 मिल जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मेट्स में बताते चल रहा हूँ और तुमको सोल्यूशन खुद को निकालना है। बाकी हमारा मेजर जो क्वेश्चन क्या था, हमको x2 और x1 निकालना था। अब देखो एक बार मुझे n2 और n1 की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकता क्या। अब देखो x2 निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल सा n2 की वैल्यू तुमको यहाँ से मिल रही है और n1 प्लस n2 ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो और डिवाइड कर दो तो x2 का आंसर मिल जाएगा। फिर अगर मुझे x1 निकालना है तो x1 के लिए क्या करूँगा, फॉर्मूला क्या है n1 मेरा यहाँ पे है और अपॉन n1 प्लस n2। तो सिंपल सा फॉर्मूला खाली पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ से तुमको x1 का आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो इजी होते हैं सोल्यूशन के, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ड्रास्टिक होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी उसमें कुछ करना नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कौन सा, मोल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो है एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाया था। देखो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमने दो वर्ड लिखे थे, एक लिखा था मोलैरिटी जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल M से, और दूसरा हो जाता है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल m से। फॉर्मूला क्या होता है इनका, ठीक है, डेफिनेशन भी वैसे ही लिखोगे, फॉर्मूला भी एज इट इज हम लोग लिख देंगे। अगर कोई मोलैरिटी पूछता है तो मोलैरिटी देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, अब ये चीज अपने को पता है, देखो लीटर जो यूनिट होती है और ml जो यूनिट होती है, लीटर से ml में जाना है तो 10⁻³ और ml से लीटर में आना है तो 10⁻⁻3। जो लीटर यूनिट होती है उसी को एक वर्ड में हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं और ml को भी क्या बोल सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे यूनिट में जो भी चेंजेस होंगे वो तुमको अपने हिसाब से जज करना है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, जब हम लोग मोल्स ऑफ सॉलिड को किस में डिसॉल्व, कितने मोल्स ऑफ सॉलिड कितने लीटर में डिसॉल्व हैं, दैट इज इट्स मोलैरिटी। ठीक है, इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, N2 से, बराबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर पूरे सोल्यूशन का। डिफरेंस क्या है, देखो मोलैलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। तो ये दोनों चीजें कॉमन है, बराबर, ये खाली रेशो है जो अपने को ध्यान में रखना है। इसमें भी इस चैप्टर में मोलैरिटी की जरूरत अपने को कम पड़ने वाली है, ज्यादा जरूरत हमको पड़ती है मोलैलिटी की। डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये खाली अलग है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर हम लोग पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे थे इन लीटर में, यहाँ पे हमको मास लेना है सॉल्वेंट का इन केजी, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा डिराइव करूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हो, W1 से, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, तो ये क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2 अपॉन W1। तो फाइनली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो आगे से चैप्टर में अगर कभी मैं मोलैलिटी बोलूँ ना, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सा क्या लिखना है अपने को, क्या फॉर्मूला बनाया हमने, W2 अपॉन M2 इंटू W, ठीक है। यहाँ पे W2 क्या है, ठीक है, तो आंसर होगा मास ऑफ, किसका मास है, सॉलिड का, बराबर। M2 यहाँ पे क्या है, तो लिखोगे मोलार मास ऑफ किसका, सॉलिड का। कोई भी चीज 2 के फॉर्म में है तो मैंने क्या बोला था, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कभी भी हमको, उसका सॉलिड। 1 के फॉर्म में है तो W1 हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर हुए दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और बार बार एग्जाम में आते हैं, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोलैरिटी बोलेगा तो नंबर ऑफ मोल्स उसमें भी होगा, मोलैरिटी बोलेगा तो उसमें भी होगा। एक चीज ध्यान में रखना, इसको कैपिटल M से और इसको स्मॉल m से। इन्हीं चीजों को क्वेश्चन में वो लोग ऐसे देंगे, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई ऐसे लिख देगा 2 मोलर सोल्यूशन। अब 2 मोलर बोल दिया ना, मतलब वो अपने को क्या बता रहा है, मोलैरिटी बता रहा है। और उसको अगर मोलैलिटी लिखनी होगी तो वो लिखेगा 2 मोलल सोल्यूशन, ठीक है। तो कहीं पे भी मोलल लिखा हुआ है इसका मतलब मोलैरिटी है, मोलर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी। ऊपर की चीजें एज इट इज रहेंगी, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, बराबर। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ज्यादा करके इस चैप्टर में मैंने क्या बोला, क्या यूज होने वाला है, मोलैलिटी यूज होने वाला है। तो इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो। मोल्स होगा, मोलैलिटी बोला तो नीचे सॉल्वेंट इन केजी, मोलैरिटी बोला तो नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी एंड ऑफ HNO3 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस अमाउंट ऑफ HNO3। कुछ भी नहीं करना होता है सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, फॉर्मेट लिख लो। हमारे पास क्या है, कुछ सॉल्यूट है, राइट, कुछ सॉल्वेंट है और वो मिलके कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। निकालना क्या है हमको, मोलैरिटी निकालना है, मतलब कैपिटल M भी चाहिए, ठीक है। मोलैलिटी निकालना है मतलब स्मॉल m भी चाहिए, राइट। दूसरा, कभी भी देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो मोलैलिटी होता है, मोलैरिटी होता है, वो वॉल्यूम में डील करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं वॉल्यूम वगैरह मेंशन नहीं है तो तुमको वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते ही अपने को ये क्लिक हो जाना चाहिए कि हमको इसमें वेरीफाई क्या क्या करना है, कि पहले कौन सा डेटा मैं निकालूं जिसकी मुझे बाद में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो सॉल्यूट इसने क्या बोला है कि इसके पास कुछ HNO3 है जिसका उसने सोल्यूशन बनाया हुआ है। बट इस क्वेश्चन में देखो कहीं पे सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, बराबर है। अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको क्या कंसिडर करोगे, वाटर, ठीक है। एक बार वाटर मिल गया तो अब लिखते जाओ, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन अगर मैं बोलूं कि उसमें 12.2% ऑफ HNO3 है, कोई मैंने एक सोल्यूशन बनाया है वाटर और HNO3 का, उसमें अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 12.2% HNO3 है, इसका मतलब उतना ही परसेंट, मान लो 100% सोल्यूशन है वाटर और HNO3 से बना हुआ, उसमें मैं बोलूँ 40% HNO3 है, तो बचा 60% किसका होगा, वाटर का होगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ग्राम के फॉर्म में लिख सकते हैं।
HNO3 का उसने बोला है 12.2% है, मतलब कितना ग्राम हो गया, 12.2 ग्राम हो गया। ठीक है, तो वाटर का कितना होगा, वाटर का निकालने के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 12.2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, लगभग 87.8 ग्राम निकल के आ जाएगा हमारे ये। ठीक है, अब सॉल्यूट का मास निकल गया, सॉल्यूट के मास को क्या लिखते हो, W2, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, W1। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, उसको मोलैरिटी चाहिए और मोलैलिटी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो स्मॉल m अगर निकालते हो या कैपिटल M निकालते हो तो फॉर्मूला भी जस्ट हमने क्या देखा, ऊपर हमको मोल्स चाहिए होते हैं, किसके मोल्स चाहिए होते हैं, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए होते हैं। तो इसका मोल निकालने के लिए क्या करोगे, मोल भी कैलकुलेट कर लो, N2 का मोल कितना हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 12.2, और HNO3 का मोलार मास क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू क्या कर दोगे 16, ये कितना हो गया 1 + 14 प्लस ये 48 बराबर कितना हो गया 63 ग्राम हो गया, 63 ग्राम पर मोल बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे 63। ठीक है, यहाँ से देखो हमको मोल्स मिल गया, तो मैं चाहे मोलैलिटी निकालूं या मोलैरिटी निकालूं, मान लो ये कैपिटल M हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमने मोलैलिटी लिया हुआ है। एक चीज तो मुझे मिल गई, मान लो तुम्हारा मोल्स x आ गया। ठीक है, तो उस x को यहाँ पे रख दो और उस x को यहाँ पे रख दो, बराबर हुआ। नेक्स्ट मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, रेशो में हम लोग क्या लिखते हैं, रेशो में हम लोग लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट क्या था यहाँ पे, वाटर है, और कितना ग्राम निकल के आया 87.8 ग्राम। तो इसको हमको सबसे पहले केजी में लाना पड़ेगा। ठीक है, केजी से ग्राम में जाते हो तो क्या करते हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, अब रिवर्ट आ रहे हो तो क्या करोगे 10⁻⁻3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पहले तो 10⁻³ कर दो और आगे 87.8, तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट का मास केजी में मतलब 87.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट मोलैरिटी क्या होता है, x मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है तुमको, अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, किसका, सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम अपने को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे नहीं पता है तो वॉल्यूम यहाँ पे ले लो, मास तो पता है, मास कितना है अपने सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन का मास तो 100 होगा बराबर है, बट 100 ग्राम में होगा, मास हमको ग्राम में होगा, 100 ग्राम मास हो गया। वॉल्यूम अब देखो इसको 100 को ऊपर रख दे। नेक्स्ट वॉल्यूम अपने को निकालना है और डेंसिटी हमको पहले से दी गई है, क्या लिख दोगे 1.038, इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से क्या मिल गया वॉल्यूम, मान लो ये y वैल्यू है। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप लोग करें और क्या आंसर आता है वो देखें। मोलैरिटी आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल दिया और y हमारा ये आ गया वॉल्यूम, बस इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा क्या मिल गया हमको मोलैरिटी, और ये क्या हो गया हमारे पास मोलैलिटी। तो जैसा मैंने बताया काफी इजी क्वेश्चन होते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है। तो अभी के वीडियो में देखो हम लोग ने 3 चीजें कवर की हैं, मोल फ्रैक्शन। इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग काफी तेजी से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को पता है कि ये सारी चीजें काफी टिपिकल क्रूशियल होती हैं, थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बहुत फास्ट वीडियो में नहीं जाएंगे, आराम से चैप्टर कवर करेंगे और इजीली पोर्शन हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, इजीली पोर्शन कवर करेंगे। जैसे आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इस चैप्टर में घूम फिर के हमको इतना ध्यान में रखना है कि जो मोलैलिटी का टर्म है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, नेक्स्ट हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें दिमाग में बैठा लो, प्लस प्रीवियस वीडियो में जो भी हुआ है उसको एक बार देख लो और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर वेंट ऑफ फैक्टर करके एक टॉपिक आएगा। धीरे धीरे ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और पूरा क्वेश्चन करेंगे। एंड में इस चैप्टर के जो हमारे पास न्यूमेरिकल हैं और मल्टीपल चॉइस है उसको देख लेंगे, वहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स।